Hello everyone, it's me Snigdha and you are watching Queen with Love। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें एक पति पत्नी ने अपने सपनों का घर तो बना लिया, पर अंत में मौत ने सब कुछ खत्म कर दिया। मोहन पेशे से एक राइटर है और उसकी पत्नी शोभा एक हाउसवाइफ है। पहाड़ियों में बसे गांव में एक मकान मोहन को बहुत ही उचित दाम में मिलता है। मोहन की न्यू बुक हॉरर स्टोरी पे थी और ये जगह उसे बिल्कुल से सही लगा अपने बुक को लिखने के लिए। इस गांव के बारे में तरह तरह की अफवाहों के बारे में मोहन ने सुन रखा था, पर उसने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, ना ही शोभा को इन सब के बारे में बताया। मोहन और शोभा अपने नए मकान में पहुंचते हैं, जो बहुत ही सुंदर था। दोनों अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और मोहन शोभा से घर को दिखाते हुए पूछता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा ये नया मकान? मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। चलो चलकर अंदर से देखते हैं। मकान बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। शोभा बहुत ही एक्साइटेड थी मकान को अंदर से देखने के लिए। दोनों साथ साथ मकान के अंदर जाते हैं, जो अंदर से भी बहुत ही सुंदर था। शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने खुशी खुशी मोहन से कहा, मोहन, ये मकान बहुत सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद आया। और वो अपने नए मकान को देखने लगी। हर कमरे को, किचन, हॉल, बाथरूम और बालकनी। पता नहीं अचानक क्या हुआ, पर बालकनी में जाते ही शोभा रुक गई और अजीब तरह से बालकनी के बाहर देखने लगी। मोहन गाड़ी से सारे सामान को घर पे शिफ्ट करता है और शोभा को खोजता है, पर शोभा उसे कहीं नहीं मिलती। थोड़े देर के लिए तो मोहन भी डर जाता है, पर जब उसकी नज़र शोभा पे पड़ती है जो बालकनी में खड़ी थी, उसके सांस में सांस आती है। वो जल्द ही शोभा के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ शोभा, तुम यहीं रुक गई? तुमने पूरा घर देखा नहीं क्या? पर शोभा कोई जवाब नहीं दे रही थी। ना ही वो हिल रही थी, ना ही उसके पलकें झपक रही थी। और फिर अचानक ही वो मोहन से कहने लगी, हमारे बगीचे में वो औरत कौन है? वो मुझे घूर रही है, शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। चलो ना मोहन, उनसे मिलकर आएं। मोहन क्या जवाब देता, उसे तो कोई दिख ही नहीं रही थी। उसने बहुत कोशिश की, पर पूरे बगीचे में कोई नहीं था। वह शोभा के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, किसकी बातें कर रही हो तुम? वहां तो कोई है ही नहीं। कोई हो तब तो मैं उसे देखूं। शोभा मोहन की तरफ घूमती है और उससे कहती है, तुम्हें दिख नहीं रही? वो बूढ़ी सी औरत जो हमारे बगीचे में खड़ी मुझे देख रही है। इतना कहकर शोभा जब पीछे घूमती है तो उसे बगीचे में कोई नहीं दिखता। एक पल के लिए उसे लगता है जैसे ये मेरा भ्रम है। फिर वो मोहन से कहती है, छोड़ो, मेरा ही भ्रम होगा, चलो अंदर चलते हैं। और दोनों अंदर चले आते हैं। रात में दोनों सो रहे थे और आधी रात में जब मोहन की आंखें खुलती है, वह देखता है बिस्तर में शोभा नहीं है और वो पूरे घर में शोभा को खोजता है। शोभा उसे कहीं नहीं मिलती और फिर उसे वो मिलती है बालकनी में, जहां वो पहले भी थी। मोहन शोभा के पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ इतने रात गए? क्या हुआ शोभा? शोभा फिर बगीचे की तरफ उंगली दिखाए हुए कहती है, देखो, वो औरत फिर से आ गई और वो फिर मुझे देख रही है। वो कुछ कहना चाहती है। मोहन, तुम सुनते क्यों नहीं? इस बार भी बगीचे में कोई नहीं होता। मोहन हैरान रह जाता है, आखिर शोभा किसके बारे में बार बार कह रही है। अब उसे डर भी लग रहा था। उसे शोभा की फिक्र हो रही थी। वह शोभा को बहुत प्यार करता था। उसने शोभा को समझाते हुए कहा, शोभा, वहां कोई नहीं है। चलो अंदर चलो। और वापस बालकनी के बाहर कोई औरत नहीं थी। शोभा भी हैरान रह गई और मोहन के साथ कमरे के अंदर चली गई। अगले दिन भी यही सब ही हुआ, जिसकी वजह से मोहन अपने किताब पे ध्यान नहीं लगा पा रहा था। मोहन का एक पड़ोसी था जिसका नाम कमलेश था। वो मोहन से मिलने आया करता था। एक दिन जब दोनों साथ चाय पी रहे थे, तो मोहन ने कमलेश से कहा, भाई कमलेश, तुम तो यहाँ पर कई समय से हो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। और वो कमलेश को पूरी बातें बताने लगता है। वह सभी बातें
जब से वो इस घर पे आए थे। शोभा के साथ जो कुछ भी हो रहा था, इन सब के बारे में कमलेश चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। और फिर कमलेश कहता है, देखो यार मोहन, जब से तुम यहाँ पे आए हो मैं बस एक ही बात सोच रहा था। आखिर कोई इस भुताहा गांव में क्यों आएगा अपनी पत्नी के साथ। बहुत समय पहले से ही कुछ ऐसा घटता आया है कि ये गांव पूरी तरह से वीरान हो गया है। यहाँ पर रहने वाले लोग इस गांव को छोड़कर चले गए हैं। बस गिने चुने ही कुछ लोग बचे हैं जो इस गांव में अभी भी रह रहे हैं, पर अपने खौफ के साथ। आभा की आत्मा ने इस पूरे गांव को खंडहर बना दिया। वह गांव जो कभी आबाद हुआ करता था, जहाँ के लोग बहुत खुशी खुशी रहा करते थे, पर उस आभा ने सब कुछ खत्म कर दिया। और तुम यहाँ पे आ गए अपनी पत्नी के साथ। बहुत ही गलत कर दिया यार तुमने तो। मोहन कमलेश की बात को सुनकर हैरान था। वो किस आभा के बारे में बात कर रहा है? उसके अंदर की जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने कमलेश से पूछा, कमलेश, मैंने इस गांव के भूतिया होने की अफवाहें सुनी थी, पर मैं पूरी घटना तो नहीं जानता था। कौन है ये आभा? आखिर उसने इस गांव को क्यों बर्बाद किया? मैं जानना चाहता हूँ दोस्त, मुझे बताओ। कमलेश मोहन को बताना शुरू करता है कि आखिर ये गांव वीरान कैसे हो गई। मोहन, बात आज से 8 साल पहले की है, जब ये गांव बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा हुआ करता था। लोग मिलजुल कर रहा करते थे। और इस गांव में आभा रहा करती थी अपनी मम्मी के साथ। आभा दिखने में बहुत खूबसूरत थी। पूरे गांव में आभा सभी की चहेती थी। पति के गुजर जाने के बाद आभा की माँ ने ही आभा को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो आभा से बहुत प्यार करती थी। सुनने को आता है इस गांव में एक लड़का था जो आभा को बहुत पसंद करता था, और आभा भी उसे पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन वो लड़का लंगड़ा था, जिस वजह से आभा की माँ नहीं चाहती थी कि आभा की शादी एक लंगड़े से हो। वह इस रिश्ते के खिलाफ थी। उस लड़के ने और आभा ने आभा की माँ को बहुत ही मनाने की कोशिश की, पर वो अपने जिद पर अड़ी रही। वह किसी भी हाल में नहीं चाहती थी कि आभा की शादी एक लंगड़े से हो। इस बात पर एक दिन आभा और उस लड़के के बीच में झगड़ा हो गया। गुस्से में वह आभा को और इस गांव को छोड़कर यहाँ से चला जाता है, और आभा अकेली रह जाती है। पर एक रात की बात है, आभा की माँ खून से लथपथ हर एक के दरवाजे पे जाकर सबका दरवाजा पीट रही होती है, मदद मांग रही होती है और रोती हुई चिल्लाती है, मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मेरी बेटी को बचा लो, वह मेरी बेटी को मार डालेगा। प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। कोई अपना दरवाजा नहीं खोलता। उसकी माँ हर किसी के दरवाजे पे जाकर मिन्नतें करती है, पर कोई आगे नहीं आता। 2 घंटे बीत गए, पर कोई उस बूढ़ी औरत के मदद के लिए नहीं आता है, और उसके बाद वो चली जाती है वहाँ से। अगले दिन सबको आभा के घर में आभा की लाश मिलती है, पर उसकी माँ वहाँ नहीं थी। काफी खोज करने के बाद आभा की माँ की लाश इस बगीचे से मिलती है, जिसका गला कटा हुआ था, और आभा की माँ के हाथ पे एक चाकू था। लोगों ने अनुमान लगाया कि आभा की माँ ने पहले आभा को मार डाला और यहाँ आकर उसने खुदकुशी कर ली। उसके बाद ही गांव में मौत का सिलसिला शुरू हो गया। हर किसी के घर से कोई ना कोई आए दिन मरता ही रहता था। लोग आपस में बातें करने लगे कि कहीं इन सब मौतों के पीछे आभा की माँ की आत्मा तो नहीं। आज भी गांव में कई जगह किसी औरत का साया देखने को मिलता है। शायद तुम्हारी पत्नी उसी साया को देख रही है। तुम्हें उसे बचाना चाहिए, वरना वो आत्मा उसे भी मार डालेगी। तब तक शोभा किचन से बाहर निकलती है और मोहन से कहने लगती है, मोहन, मेरा इमली खाने का बड़ा मन कर रहा है, चलो ना शाम में बाहर चलते हैं। मोहन कमलेश से बताता है कि शोभा प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद कमलेश के चेहरे से रंग ही उड़ गया। वो घबरा गया और घबराहट में उसने मोहन से कहा, मोहन, जब आभा की मौत हुई थी
उस वक्त वो पेट से थी और इस वक्त तुम्हारी पत्नी भी पेट से है। अच्छा रहेगा तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। मोहन अपनी पत्नी शोभा को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो शोभा से कहता है, हम आज ही यहाँ से निकल चलेंगे। शोभा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोहन उसे यहाँ से लेकर जाना चाहता है, पर क्यों? यह घर तो बहुत ही सुंदर है, फिर वो यहाँ से क्यों जाएंगे? कमलेश के जाने के बाद मोहन ने अपने सामान को पैक किया और शोभा के साथ बाहर निकलने लगा। पर जैसे ही वो घर के बाहर निकलते, अचानक शोभा की तबीयत खराब हो गई और वो जमीन में बेहोश होकर गिर गई। हारकर उसे वहीं रुकना पड़ा और उसने शोभा के लिए डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर आकर हर तरह का चेकअप कर चुका था, सारे टेस्ट कर चुके थे, पर फिर भी शोभा होश में नहीं आ रही थी। इस तरह से रात हो गया। मोहन बहुत परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे डर था कहीं वो अपनी पत्नी शोभा को खो ना दे। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था आभा की माँ के आत्मा के ऊपर। गुस्से में वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने घर के बाहर जाकर बगीचे में चिल्लाने लगता है। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरी पत्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे पत्नी और मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हो तुम? चली क्यों नहीं जाती तुम? या तो तुम मेरी पत्नी को ठीक कर दो, वरना मैं इस बगीचे को आग लगा दूंगा। इसके बाद गुस्से में मोहन ने पेट्रोल का डब्बा निकाला और बगीचे में पेट्रोल डालने लगा। और उसके बाद उसने माचिस निकाली और माचिस जलाई। फिर वो गुस्से में बोला, अभी इसी वक्त अगर मेरी पत्नी होश में नहीं आती, मैं इस बगीचे को आग लगा दूंगा। पर अचानक ही उसके नज़र के सामने एक चाकू आया और वो चाकू मोहन के गले के आर पार हो गया। खून से लथपथ मोहन बगीचे में गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसके गले से खून निकल रहा था, बहुत सारा खून। तड़पते तड़पते मोहन की मौत हो गई। सुबह जब शोभा को होश आया तो उसने बगीचे में अपने पति की लाश देखी। मदद के लिए वो दौड़कर कमलेश के पास गई। कमलेश ने पुलिस को बुलाया और पुलिस वहां पर आ गई। मोहन के लाश के हाथ में एक चाकू था और उसका गला कटा हुआ। इसे सुसाइड केस बता करके केस को ख़त्म कर दिया गया। मोहन का अंतिम संस्कार कराया गया और अब इस घर में शोभा बिल्कुल अकेली थी। एक दिन शोभा से मिलने के लिए कमलेश आया और यहाँ हम कुछ और ही देखते हैं। शोभा हंस रही थी कमलेश के सामने और कमलेश भी बहुत हंस रहा था। फिर कमलेश ने कहा, बहुत अच्छा मूर्ख बनाया हमने मोहन को। वो हमारे रास्ते का कांटा था और अब वो निकल गया। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। शोभा कमलेश से कहती है, तभी तो ये बंगला इतने सस्ते में उसे हम लोगों ने दिलवाया था, ताकि यहाँ आकर हम अपने प्लान को पूरा कर सके। मुझे बहुत ही डर लग रहा था कमलेश, कहीं मेरे बेहोशी के नाटक के बाद तुम अपना काम पूरा कर पाओगे कि नहीं। तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, मोहन का मर्डर करना था तुम्हें। कमलेश शोभा से कहता है, मुझे डर तो बहुत लग रहा था, पर कैसे भी मैं चाहता था कि वो हमारे रास्ते से हट जाए, तो मुझे ये करना ही था। जब मोहन गुस्से में बगीचे में आया था, उस वक्त मैं पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। वो बहुत ही गुस्से में था, तुम्हें बचाने के लिए पागल हुए जा रहा था प्यार में। मैं पीछे से आया और अपने जेब से चाकू निकालकर उसका गला काट दिया और वो चाकू से अपनी फिंगरप्रिंट मिटाकर उसके हाथों में रखकर वहां से चला गया। बिल्कुल से सुसाइड केस लग रहा था, ठीक वैसे ही जैसे आभा की माँ का सुसाइड केस। आगे कमलेश शोभा से बताता है, आभा के जाने के बाद मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी किसी से प्यार करूंगा, पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरा जिंदगी ही जैसे बदल गया हो। आभा अपनी माँ के प्यार के आगे मेरे प्यार को भूल रही थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला और उसकी माँ को भी मार डाला। उसकी वजह से मैं आभा से दूर हुआ था, कैसे भूल सकता था। कमरे में इन दोनों के पीछे काली परछाई थी। आभा की माँ इतने समय से नहीं जानती थी कि आखिर उसका खून किसने किया। किसी ने उसे पीछे से मारा था। इतने सालों से वो अपनी बेटी के खून का बदला गांव वालों से लेती आई थी, पर आज उसके सामने उसकी बेटी का और उसका हत्यारा खड़ा था। वो शांत कैसे रह सकती थी? उसने कमलेश और शोभा को बहुत ही बेरहमी से मार डाला। वो अपने और अपने बेटी की मौत का बदला ले चुकी थी।
शोभा ने मोहन को धोखा दिया था, इसलिए उसने शोभा को भी मार डाला। आभा जब कमलेश को छोड़ देती है तो कमलेश इसे अपना बेइज्जती समझ लेता है और इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो सबसे पहले शहर जाता है और शहर में अपने पैर का ट्रीटमेंट करवाता है और वापस से गांव लौट कर आता है। उस रात वही गया था आभा के घर में और आभा से कहने लगा, तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरा अपमान किया है। इसका बदला मैं तुम लोगों से जरूर लूँगा। पहले तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारी माँ को। इसलिए आभा की माँ सभी के घर घर जाकर उनसे मदद मांग रही होती है, पर कोई नहीं आता। कमलेश पहले आभा को मारता है, फिर उसकी माँ को मारने के लिए दौड़ता है। उसकी माँ अपना जान बचाना चाहती थी, वो भागती है और कमलेश उसके पीछे आता है। कमलेश आभा की माँ को भी मार डालता है और वो चाकू उनके हाथ में पकड़ा देता है ताकि यह एक सुसाइड केस लगे और कमलेश पर कोई शक ना करे। कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।